बच्चों, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी मंत्रा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टेंस के बारे में। क्या फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होगा और वो कैसे हमारी क्लास 10th में कर सकती है चीजें। तो बेटे रेजिस्टेंस के बारे में जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि रेजिस्टेंस की कहानी कहाँ से शुरू होती है। रेजिस्टेंस की कहानी शुरू होती है ओम्स से, ओम के लॉ से। ओम का लॉ क्या बोलता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इक्वल्स टू IR। यहाँ से R की वैल्यू क्या निकल जाती है? V अपॉन I। तो यहाँ से हम R को डिस्कस कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू द करंट। नाउ फैक्टर्स की अगर बात करें तो फैक्टर्स जो होंगे रेजिस्टेंस को जो आपको अफेक्ट करेंगे दैट आर लेंथ। तो बेटे R जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। फर्स्ट थिंग, तो उसमें क्या होगा? अगर मेरा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो मेरी क्या बढ़ रही होगी? कंडक्टर की लेंथ बढ़ रही होगी। अगर लेंथ कम होगी कंडक्टर की, वायर की, तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। सेकेंड पॉइंट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि ये वाला जो पार्ट, बेटे ये जो मैंने यहाँ पे ये डिनोट किया है, ये वाला पार्ट, ये होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किस शेप का दिख रहा है आपको? वायर सिलेंड्रिकल होता है। अगर आप उसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे तो वो आपको साइड साइड से सर्कल शेप में दिखेगा, जिसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल पे कैसे करेगा? अगर मैंने कंडक्टर लिया तो रेजिस्टिविटी कम होगी, यानी कि फ्लो ऑफ करंट ज्यादा होगा। अगर मैंने कॉपर लिया तो ज्यादा होगा हमारा क्या? फ्लो ऑफ करंट, क्योंकि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाइक्रोम लिया तो वो अलॉय हो गया, वो रेजिस्टर हो गया, उसकी थोड़ी सी क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। और मैग्नीन लिया तो वो हमारा इंसुलेटर की तरह फंक्शन करेगा, तो उसकी रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी। तो जैसा वायर लिया वैसी रेजिस्टिविटी, वैसा उसमें रेजिस्टेंस रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। अगर मैंने रेजिस्टेंस बढ़ाया इट मीन्स अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया इट मींस रेजिस्टेंस पे भी उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। तो इसमें भी मैं लिख सकती हूँ R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो बेटे अगर मैं इन चारों को मिलाऊं तो मेरे पास एक रिलेशन निकल के आती है। यहां देखेंगे कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। और यहां से अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊं, इक्वल्स टू का लाऊं, तो मुझे कांस्टेंट लाना पड़ेगा। वो मैंने रो ले लिया, रो L अपॉन A। तो यहां से मेरे पास रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला बनता है नए वाला, वो क्या बनता है बेटे? R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, where R is the resistance, rho is the resistivity, L is the length of the wire and A is the area of cross section। जो मैंने आपको क्या बताया है? पाई आर स्क्वायर। वही चीज हमने यहाँ लिखी है, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होगी, रेजिस्टिविटी की होगी ओम मीटर। ये हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। L हमारा क्या होगा? लेंथ, जिसकी यूनिट होगी मीटर। और A हमारा क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसकी होगी मीटर स्क्वायर। यहां से यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस हमारी ओम होती है। अगर मैं 1 ओम को डिफाइन करना चाहूंगी तो वो क्या होगा? 1V ओवर 1A, दैट इज 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पियर। तो बच्चे यहां से हमारे पास ये फैक्टर्स लिखने के लिए कभी कभी आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया है, 2025 में पूछा गया है, लिस्ट 2 फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो 4 हमें याद हो सकते हैं इजिली। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। तो कोई भी 2 लिख सकते हैं। तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। इसमें जो क्वेश्चन बनता है बेटा वो बनता है मोस्टली न्यूमेरिकल बेसिस। न्यूमेरिकल बेसिस में वो आपको लेंथ दे देंगे, आपको एरिया की जगह आपको रेडियस दे देंगे या डायमीटर दे देंगे, आपसे रेजिस्टिविटी पूछ लेंगे, रेजिस्टेंस दे देंगे, या फिर रेजिस्टिविटी दे देंगे, रेजिस्टेंस पूछ लेंगे। तो कुछ भी पूछ सकते हैं वो। आपको इस पे अगर न्यूमेरिकल्स चाहिए तो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स जरूर लेके आएंगे। यहाँ पे हम एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो आपका 2024 में आया है। न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है कि एक वायर है जिसकी लेंथ है 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1.0 mm square, has a resistance of 10 ohm, which will be the resistance of another wire of the same material having length इतना इतना। तो बेटा इसको हम पहले समझते हैं। इसने क्या बोला? सबसे पहले इसने 2 वायर्स की बात की है, लेकिन दोनों वायर का जो मटेरियल यूज हुआ है दैट इज द सेम। पहले तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी है। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो मैं L1 ले लेती हूँ। लेंथ ऑफ वायर 1 कितनी होगी बेटा? 2 मीटर होगी। सेकंड में ले लेती हूँ उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है? 1
mm स्क्वायर दिया हुआ है, और जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो मैं R1 ले लेती हूँ उसको, वो मैंने क्या लिख लिया 10 ओम। ठीक है, अब मैं सेकंड वाले के पास चलती हूँ, तो जो मेरा सेकंड वाला होगा, गिव मी अ सेकंड, तो यहाँ पे L2 जो मेरा होगा, L2 कितना होगा बेटा, दे रखा है क्या? हाँ दे रखा है, तो वो होगा मेरा 4 मीटर। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, कितना होगा 2 mm स्क्वायर। और मुझसे पूछा क्या है बच्चे, मुझसे पूछा है रेजिस्टेंस, यानी कि मुझसे R2 पूछा हुआ है। तो आपको जो भी न्यूमेरिकल करना है पहले आपको ऐसे ही सोल्व करना है, गिवन लिख लेना है क्या क्या है, इजी बढ़ जाता है उससे। ठीक है, ये हमें R2 क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मुझे पता है कि R क्या होता है, क्योंकि देखो अब आपको यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है, क्योंकि एल ए के बारे में बात हुई है, तो मैं वो V इक्वल्स टू आई आर से R इक्वल्स टू V अपॉन आई यूज नहीं कर सकती, मुझे इसी फॉर्मूले के थ्रू जाना पड़ेगा। तो बेटे R की वैल्यू क्या है यहाँ पे, R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। अब यहाँ पे उसने ये बोल दिया कि जो रेजिस्टिविटी होगी वो सेम होगी, वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें इस लाइन से पता चलेगा। उसने बोला व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, यानी कि मटेरियल जो होगा वायर का दैट इज द सेम, दैट इज द सेम। तो रेजिस्टिविटी का यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी इसके लिए भी रो होगी और इसके लिए भी रो होगी। तो बेटा अगर मैं यहाँ से R1 की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये मेरा रो तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो उसको रो ही रखेंगे। L1 कितना हो जाएगा मेरा 2 अपॉन A कितना हो जाएगा मेरा 1। और R1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ से लिखूं, गिव मी अ सेक, तो यहाँ से अगर मैं लिखूं यहाँ से, तो ये मेरा बनेगा 10। ठीक है, तो यहां से मेरे पास ये आ गया 10 इक्वल्स टू 2 रो, 1 की तो कोई वैल्यू होगी नहीं। ठीक है, इसको मैं ले लेती हूँ इक्वेशन नंबर 1। फिर यहां से मैं ये आ गया मेरा R1 के लिए। अब मैं R2 के लिए चलती हूँ, तो R2 के लिए रेजिस्टेंस मुझे निकालना है, तो R2 रखेंगे, रो मेरे पास नहीं है तो क्योंकि सेम है रो ही रखेंगे। L मेरे पास 4 है और A मेरे पास 2 है, तो यहां से मैं कैंसिल कर दूंगी, 2 आएगा। तो यहां से R2 की वैल्यू बच्चे क्या आ जाएगी, 2 रो, क्या आ जाएगी 2 रो। अब यहां से आप ये देखो 2 रो, तो ये क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गई। अब यहां से आप देखेंगे अगर मेरा LHS निकालना है, RHS इक्वल है, तो इसका मतलब R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 10 ओ, और यही मेरा क्या बन जाएगा बेटे, यही मेरा आंसर बन जाएगा। समझ में आई? एक प्रोसीजर तो ये हो गया, एक जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है आप इससे भी जा सकते हैं, यहाँ देख लेंगे सेम मटेरियल के यूज हुआ है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, यहां से R2 अपॉन RA कर दिया, L2 अपॉन A2 अपॉन L1 अपॉन A1। क्योंकि रो यहाँ पे क्यों नहीं लिया बच्चे, यहाँ रो इसलिए नहीं लिया सेम मटेरियल की वजह से। तो यहां से जब हम करते हैं ये बनेगा मेरा L2 अपॉन A2, और ये बड़े वाला अपॉन L1 अपॉन A1। तो बेटा ये वाली वैल्यू पास वाला पास वाले के पास जाता है और दूर वाला दूर वाले के पास जाता है, तो मेरा यही बनेगा L2 अपॉन L1 इंटू 8 अपॉन 8। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज रखी, काटम कुटा करा, और यहाँ पे मेरे पास रेजिस्टेंस 2 की वैल्यू आ गई 10 एम्पियर। आप किसी से भी जा सकते हैं, जो इसमें मेथड दिया हुआ है उससे भी जा सकते हैं, और जो मेथड मैंने आपको बताया उससे भी जा सकते हैं, जिसको आपको अच्छा लगे। तो बेटे यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस खत्म होता है, लेकिन इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, टॉपिक जरूर मेंशन करना कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको जो नोट्स मिलेंगे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। थैंक यू बच्चे।